मोदी ने दुनिया को वो भरोसा दिलाया है जिसकी क्षमता आज की तारीख में सिर्फ भारत के पास ही है। कोरोना महामारी से करहकती और वैक्सीन का इंतजार करती दुनिया से पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष तक 500 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भारत की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक स्वास्थ्य नीति यानी वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया है। कहा है कि एक दूसरे की मदद के बगैर आने वाली महामारियों का सामना करना मुश्किल होगा। वहीं 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन शनिवार को इटली की राजधानी रोम में शुरू हुआ। पीएम मोदी की अगुवाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, NSA अजित डोभाल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक उच्च स्तरीय भारतीय दल सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन समेत तुर्की, इटली, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मन, मैक्सिको, रूस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चीन, यूरोपी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। चीन और रूस के राष्ट्रपति ने बैठक में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। बैठक की तरफ से रविवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद की दुनिया की भावी आर्थिक नीति का एक रोड मैप होगा। कोरोना की वजह से पिछले साल की G20 बैठक वर्चुअल तरीके से हुई थी। भारत वर्ष 2023 में G20 बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शनिवार की बैठक बंद कमरे में हुई, लिहाजा नेताओं की तरफ से दिए गए भाषण की कॉपी उपलब्ध नहीं हो पाई है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने पीएम मोदी की तरफ से दिए गए भाषण और बैठक में हुई चर्चा के बारे में प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने सभी देशों को एक दूसरे की कोरोना वैक्सीन को मान्यता देने को लेकर प्रायोगिक कदम उठाने को कहा और साथ ही बहुराष्ट्रीय एजेंसियों से भी भारत जैसे देशों में निर्मित वैक्सीन को शीघ्रता से मंजूरी देने का आग्रह किया है। दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंधित कर नहीं होगा पर्यावरण संरक्षण। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकाहिक वर्ग दत्तात्रेय होसबल ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से पटाखों पर प्रतिबंध सही है, लेकिन इसके लिए समग्र नीति बननी चाहिए और एकरूपता देखनी चाहिए। संघ पर्यावरण की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है, परंतु पर्यावरण संरक्षण प्रतिदिन का कार्य है। केवल दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण संरक्षण नहीं किया जा सकता। वे कर्नाटक के धारवाड़ में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि दूसरे देशों में भी उत्सव में आतिशबाजी होती है। अमेरिका में तो प्रतिवर्ष उसके राष्ट्रीय दिवस पर 4 जुलाई को सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर बड़ी संख्या में पटाखे फोड़े जाते हैं। इसीलिए इस विषय पर ऐसी नीति बने जो सभी लोगों पर मान्य हो। इसके साथ ही यह भी सवाल उठाया कि एक सप्ताह बाद दिवाली है और अभी प्रतिबंध लगा देने से इस क्षेत्र में लगे लाखों लोगों के रोजगार का क्या होगा। प्रतिबंध लगाने से पहले उनके वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। सरकार वह ने देश में ही हो रहे अवैध मतांतरण के संबंध में कहा कि इस पर रोक लगानी चाहिए। व्यक्ति किसी भी मत को मानने के लिए स्वतंत्र है, परंतु लोगों के मत बदलने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं यह सभी जानते हैं। धोखे से चल रहे मतांतरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। अभी 10 राज्यों में इससे संबंधित कानून लागू है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल में तो कांग्रेस की सरकार ने ही संबंधित बिल पारित किया था। जनसंख्या नीति से प्रतिबंध एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीति ऐसी बने जो समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू हो। दृष्टिकरण की रणनीति करती है कांग्रेस। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तराखंड में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। इस मुहिम को तेज करने के लिए यहां की जनता भाजपा का साथ देते हुए उसे एक और मौका देने का संकल्प ले। उन्होंने केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में चल रही 85,000 करोड़ की योजनाओं को गिनाया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल सत्ता पाने के लिए तुष्टीकरण की रणनीति करती है, लोक कल्याण के कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वह अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब उत्तराखंड की जनता को दे। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बताया है और कहा है कि कांग्रेस राज में देश में सहकारिता आंदोलन क्षीण हो गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75वें वर्ष में क्षमतायुक्त मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों, मजदूरों, मछुआरों, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गृह मंत्री ने शनिवार को देहरादून में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को याद नहीं रहा कि सहकारिता आंदोलन टूटेगा तो इससे जुड़े व्यक्तियों का क्या होगा। प्रधानमंत्री ने इस दर्द को समझा और सहकारिता मंत्रालय ने बनाया। यह उनका सौभाग्य है कि वह पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण को जरूरी बताया है और कहा कि उत्तराखंड में स्थापित हो रहे ऐसे संस्थान का बड़ा लाभ मिलेगा। पैक्स के कम्युनिटीकरण को केंद्र सरकार भी योजना बना रही है। इस बारे में नाबार्ड के अधिकारियों को से कहा गया है कि वह उत्तराखंड मॉडल का अभियान करें। संभव है इसे पूरा देश स्वीकार करे। शाह ने उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों की याद किया तो साथ ही यह भी याद दिलाया कि आंदोलनकारियों पर गोली किसने चलाई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवार रहे हैं। पिछले 4.5 साल में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है। जो काम बचे हैं उन्हें पूरा करने को भाजपा प्रतिबद्ध है। मोदी धामी के नेतृत्व में भाजपा ही राज्य का ही भला कर सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सभी दल तैयारियों में जोर शोरी से जुटे हैं। LOC पर धमाका, लेफ्टिनेंट और सिपाही शहीद। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के उपजिला नौशहरा के कलाल सेक्टर में शनिवार दोपहर को नियंत्रण रेखा पर हुए विस्फोट में सेना का लेफ्टिनेंट और सिपाही शहीद हो गया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक जवान को हेलीकॉप्टर से कमान हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया। विस्फोट किससे हुआ इसकी जांच सेना अभी अपने स्तर पर कर रही है। सूत्रों के अनुसार आतंकियों का यह फिर पाक सेना का इसमें हाथ हो सकता है। जानकारी के अनुसार दोपहर को सेना के जवान रोज की तरह LOC के आग्रमी क्षेत्र में गश्त पर थे। इसके दौरान जोरदार धमाका हो गया। इसमें घायल तीनों को पास के सैन्य अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और सिपाही मंजीत के दम तोड़ दिए। एक घायल जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। सेना के अनुसार शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार बेगूसराय बिहार और सिपाही मंजीत सिंह भटिंडा पंजाब के निवासी थे। दिल्ली की राह में रोड़ा बने सूने तंबू और मंच। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। उत्तर प्रदेश व अन्य कई राज्यों में सड़क मार्ग से दिल्ली जाने की राह में यूपी गेट गाजीपुर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के तंबू और मंच बाधा बने हुए थे। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को फ्लाईओवर के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से बैरिकेड हटा दिए तो शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने अपनी खाट डालकर वहां पर कब्जा जमा लिया। दिन भर प्रदर्शनकारी खाट पर बैठे और लेटे रहे। सुरक्षा की दृष्टि से उप्र व दिल्ली की पुलिस मौके पर तैनात रही। कोई भी यहां से होकर दिल्ली नहीं जा सका। गौरतलब है कि यूपी गेट पर 28 नवंबर 2020 से तीनों कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहां गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 21 अक्टूबर को यूपी गेट पर बैरिकेड के पास लगे अपने एक तंबू के पर्दे और कुछ बल्लियों को खोलकर दिल्ली पुलिस पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड हटा लिए, लेकिन शनिवार सुबह ही प्रदर्शनकारी पहुंचे और उस जगह पर अपनी खाट डालकर आराम फरमाने लगे। इससे स्थिति नहीं बदली। कांग्रेस गंभीर नहीं, मोदी होंगे और ताकतवर। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शक्तिशाली होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर फैसले न लेने का भी आरोप लगाया है। गोवा के अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन पणजी में बंगाल की मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि दिल्ली की दादागिरी बहुत हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के निर्णय न ले पाने का अंजाम देश भुगत रहा है। उन्होंने कहा वह राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस की वजह से मोदी जी और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। अगर कोई निर्णय नहीं ले सकता तो उसके लिए देश को क्यों भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस को पहले भी मौका मिला भाजपा के खिलाफ लड़ने के बजाय वह मेरे राज्य में मेरे खिलाफ लड़े। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा? बंगाल में मेरे राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव लड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह आगामी गोवा विधानसभा चुनावों में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चुनावों में क्षेत्रीय दलों को सीटें आवंटित करने में यकीन रखती है। उन्होंने कहा मैं चाहती हूं कि क्षेत्रीय दलों को मजबूत होना चाहिए। हम चाहते हैं कि संघीय ढांचा मजबूत हो। हमें राज्य को मजबूत बनाना चाहिए। अगर राज्य मजबूत होंगे तो केंद्र भी मजबूत होगा। धर्म परिवर्तन करने की सूचना दें लोग। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शनिवार को कहा कि धर्मांतरण बंद होना चाहिए और धर्म बदलने वालों को इसकी घोषणा करनी चाहिए। संघ ने कहा कि अगर कोई धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित होता है तो वह उसका स्वागत करेगा। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उन्हें घोषणा करनी होगी कि उन्होंने धर्मांतरण किया है। उन्होंने कहा ऐसे लोग हैं जो धर्म बदल लेते हैं और यहाँ खुलासा नहीं करते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वहाँ यहाँ संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के समापन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून पर आरएसएस के रुख पर एक सवाल का जवाब देते हुए होसबले ने कहा अल्पसंख्यक इसका विरोध क्यों नहीं कर रही। यह एक खुला रहस्य है। किसी भी तरीके से संख्या बढ़ाना धोखाधड़ी या ऐसे अन्य तरीकों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि न केवल आरएसएस बल्कि महात्मा गांधी और अन्य भी इसका विरोध किया है। बसपा के 6 और भाजपा का 1 विधायक सपा में शामिल। बहुजन समाज पार्टी के 6 और भारतीय जनता पार्टी का 1 विधायक शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में उन सभी को शामिल कराने के मौके पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा जिस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नारा मेरा परिवार भाजपा परिवार के बजाय मेरा परिवार भक्त